जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस श्रृंखला में हम देखेंगे एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2023 का एनालिसिस। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को जो भी आपके एसएससी सीपीओ में के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से जीएस जीके के लगभग 60 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 3 शिफ्ट में किए गए पेपर से संबंधित होने वाले हैं। तो पूरे पेपर का रिव्यू देखते हैं जिसमें आपके जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे हमारे सामने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस वंश से संबंधित थे? इसके अतिरिक्त 2011 की जनगणना में सिखों की जो संख्या थी उसका प्रतिशत कितना था? और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसके अतिरिक्त पंजाब में संसद के सदस्यों की संख्या कितनी है? और लोसर त्योहार किस राज्य से संबंधित है? और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, ठीक है, या पूछे गए थे आज। और 100% एक्यूरेट एग्जाम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपने चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आपको याद भूल जाता है, और प्रेस बेल आइकन कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन साथियों, संविधान के भाग 3 में क्या है? क्वेश्चन आया था कि संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? तो साथियों याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में स्थित हैं। और ये सारे के सारे जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। यूएसए के संविधान से लिए हैं और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति कौन से अनुच्छेद में स्थित है? अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के आपातकाल की जो स्थिति है वो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र मिलता है, जिनमें से सबसे पहले याद रखेंगे भाग 18 में, संविधान का जो भाग 18 है यहीं पर इसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक, जिसमें 3 प्रकार के कौन कौन से आपातकाल हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में स्थित है, और दोस्तों इसको 1975 के समय जो कांग्रेस सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 2 से 3 बार लगाया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन, दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। इसके अतिरिक्त वित्तीय आपातकाल जो दोस्तों अनुच्छेद 360 में है, और याद रखेंगे ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल जो है साथियों, ये अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इस एग्जाम से जो भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते थे वो सारे के सारे हमने कवर किए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? साथियों तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। कहां पर? अकबर के दरबार में। अकबर के ये नवरत्नों में एक थे, जो अकबर के नवरत्न थे उन्हीं में से शामिल थे। और तानसेन मध्य प्रदेश से संबंधित थे। मध्य प्रदेश में कहां से? तो याद रखना है सर, ग्वालियर से। कहां से? ग्वालियर से। और तानसेन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो अकबर के दरबार में बैठकर ये राग गाया करते थे। क्या गाया करते थे? राग, जो कि एक म्यूजिक होता है, राग एक प्रकार का, इसको गाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से आया था। क्वेश्चन पूछा था तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? साथियों इसका राइट आंसर बनेगा, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। इसके अतिरिक्त पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। याद रखेंगे ये सारे के सारे कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे। कहां पर? लंदन में। इनको भी याद रखेंगे, एक राउंड टेबल पर बैठकर जो दिग्गज नेता थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसके अतिरिक्त दोस्तों आपके कोई भी जो भारत में दल चलते थे उन सभी दलों के नेता और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके लोगों ने मिलकर एक सम्मेलन किया था। किस तरह से भारत को आगे भविष्य होना चाहिए, भारत का भविष्य होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई थी, ठीक है। तो इनको गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस वंश से संबंधित थे? तो साथियों ये हो जाएंगे चौहान वंश से। चौहान वंश से संबंधित थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इनसे 2 क्वेश्चन और बनेंगे साथियों। एक 1191 का प्रथम तराइन युद्ध। क्या बनेगा? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन फर्स्ट बार पूछा जाएगा किस किस के मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी, जिसमें आपके पृथ्वीराज जीते थे। कौन जीते थे? याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गए थे। इसके अतिरिक्त दूसरा युद्ध होता है 1192। 1192 इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं साथियों। इसमें कौन जीता था? तो याद रखेंगे गौरी जीता था, ठीक है, याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऐसा भी क्वेश्चन आया था। तो खरीफ की फसल को याद रखेंगे, इसे दोस्तों वर्षा काल की फसलों के रूप में भी जाना जाता है।
वर्षा काल की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है, जिनमें से ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, चावल, मूंगफली और कपास आदि सारी की सारी फसलें कौन सी हैं? याद रखेंगे वर्षा काल की फसलें हैं। चावल को, या आपको ऑप्शन में ना मिले तो याद रखना है, चावल को धान भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मृणालिनी साराभाई के द्वारा कौन सी डांस अकेडमी खोली गई? तो साथियों याद रखेंगे, मृणालिनी जो साराभाई है, इनके द्वारा हैदराबाद में एक डांस अकेडमी खोली जाती है, दर्पण दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसकी स्थापना 1949 में शायद की गई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग कंफर्म करके कमेंट में बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? तो साथियों पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर, इसके साथ साथ में ओंटारियो शहर। ठीक है, याद रखेंगे, कनाडा में 1930 में हुआ था। इसके अतिरिक्त भारत ने 1934 से पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे इनमें भाग लेना शुरू किया। तो दोस्तों याद रखना है, 1934 में भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया, जबकि 2010 में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दिल्ली में किया गया था। कहां पर साथियों? दिल्ली में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अभी पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स 22वें नंबर का कहां पर हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। कहां पर हुआ है? बर्मिंघम में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों याद रखेंगे, कुचिपुड़ी का राइट आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश। क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। कच्ची पूड़ी अंधा हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये एक ट्रिक होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? साथियों याद रखेंगे, अगर प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो 23 जून, सॉरी यहाँ पर 30 जून नहीं होगा, 23 जून होगा। ठीक है, याद रखेंगे, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और मैदान में ही मौत के घाट उतारा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इस समय कंपनी का शासन बंगाल में कुछ हिस्से में शुरू हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? शायद क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग का जो एक्ट था ये किस एक्ट के तहत स्थापना हुई? साथियों अगर एक्ट पूछेगा तो बताना है 1990 के अधिनियम के तहत। और पहला जो महिला आयोग था इसका गठन 1992 में 31 जनवरी को हुआ था। इसकी प्रथम जो अध्यक्ष थी वो जानकी पटनायक थी। कौन थी? जानकी पटनायक। जबकि दूसरा आयोग का गठन 1995 में किया गया, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती मोहनी गिरी थी। इसके अतिरिक्त तीसरा जो आयोग था, तीसरे आयोग का गठन जनवरी 1999 में किया गया और इसकी अध्यक्ष विभा पारथ सारथी थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो एक्ट पूछेगा तो बताना है 1990। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछ रहा है, पंजाब राज्य से संसद में कितने सदस्य शामिल हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा 20 सदस्य। संसद में दोस्तों याद रखेंगे, संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, एक होता है लोकसभा निचला सदन, और तीसरा होता है आपका राष्ट्रपति। तो यहाँ पर संसद में पंजाब से 20 शामिल हैं, 20 सदस्य, जिनमें से 13 सदस्य लोकसभा यानी कि निचले सदन में कितने हैं? 13 हैं। और उच्च सदन में कितने हैं? 7 सदस्य। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पानी से लगने वाला डर, पानी से लगने वाला डर क्या कहलाता है? तो साथियों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बनेगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पानी से डर लगे तो हाइड्रोफोबिया, अगर थप्पड़ से डर लगे तो थप्पड़ फोबिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस शासक के द्वारा अपनी राजधानी अजमेर को बनाया गया था? साथियों अजमेर जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, इसको जो राजधानी बनाया था वो दोस्तों अजय राजद्वितीय। अब अजय राजद्वितीय के बारे में याद रखेंगे, ये एक चौहान वंश का शासक था। कौन से वंश का साथियों? चौहान वंश का शासक था। और 1110 से 1135 तक इसने चौहान वंश का शासन किया था। और इसने अपनी राजधानी अपने ही नाम पर अजय मेरू, जिसे वर्तमान में अजमेर के नाम से जानते हैं, यहां पर बनाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? साथियों इसका राइट आंसर बनेगा वर्ष 1976। वर्ष 1976 में साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। देखिए अभी तक हम पढ़ते थे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य, किसकी समिति की सिफारिश पर जुड़े हैं? सरदार स्वर्ण सिंह। लेकिन जो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन है, याद रखेंगे इसकी ही सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। और ये दोस्तों याद रखेंगे 12 सदस्यों की एक समिति थी, जिसके हेड कौन थे? तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह साथियों इसके हेड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, भूतिया डांस किस राज्य से संबंधित है? देखिए यहाँ पर होगा भूटिया डांस। क्या हो जाएगा? भूटिया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्या होता है कि जब टाइपिंग होती है तो साथियों भूटिया हो जाता है, सॉरी भूटिया का भूतिया हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे भूटिया डांस पूछा है, क्या पूछा है, भूटिया डांस। और साथियों याद रखेंगे जो भूटिया जनजाति होती है ये सिक्किम में पाई जाती है। कहां पर, सिक्किम में। आपने नाम सुना होगा, भारत के पूर्व फुटबॉल के कप्तान है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया किस राज्य से है, तो याद रखेंगे सिक्किम से, और सिक्किम ही इसका राइट आंसर बनेगा। भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माई लाइफ बुक यानी कि माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माई लाइफ बुक के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे माई लाइफ पुस्तक की जो लेखक है साथी वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। कौन है, माई लाइफ के जो लेखक है साथियों बिल क्लिंटन है। जबकि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पूछेगा तो बताना है हेलन केलर। कौन है, हेलन केलर, जो कि एक अमेरिकी महिला लेखिका है। इनके द्वारा 1903 में ये लिखी गई थी। जबकि माई लाइफ किसके द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों याद रखेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784, और इसके जो फाउंडर थे, अगर फाउंडर पूछेगा तो बताना है विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। याद रखेंगे 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी है साथियों, याद रखेंगे 22 भाषाएं शामिल हैं। और मूल संविधान में, ये भी याद रखना है, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। जबकि जो 15वीं भाषा थी, 15वीं जो भाषा थी जिसका नाम था सिंधी भाषा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जो आपकी 16, इसके अलावा 17 और 18, जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी। जबकि 4 और भाषाएं जिसे हम साथी बीड़ी माचिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बीड़ी माचिस से। बंडल वाली बीड़ी माचिस नहीं है साथियों, भाषाओं को याद रखने की एक ट्रिक है जो आपकी 2004 में 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का शासन समय क्या था। तो साथियों याद रखेंगे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका समय था दोस्तों 2012 से 2017 तक। जबकि याद रखेंगे जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 1956 तक चली थी, और सेकंड पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 61 तक चली थी, और थर्ड आपकी 61 से लेकर के दोस्तों कब तक चली थी, तो याद रखना है 66 तक चली थी, और 66 से 69 के बीच में एक समय अवकाश आता है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह अपने पद को कब छोड़ता है। यानी कोई राज्यपाल है, कोई राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है तो अब वह पद कब छोड़ेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जब तक कि नया राज्यपाल नियुक्त ना हो जाए, जब तक कि नया राज्यपाल नियुक्त ना हो जाए तब तक कोई भी राज्यपाल अपना पद नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, भले ही उसके कार्यकाल को 5 वर्ष पूरे क्यों ना हो गए हों। ठीक है, तो याद रखना है जब तक नया राज्यपाल नियुक्त अपना पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, इसको याद रखना है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। क्या होता है, पद ग्रहण से 5 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के तहत कार्य करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसी कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत अपने भारत में हो रहे विभिन्न कार्यों को करते हैं। तो साथियों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 74। क्या बनेगा, अनुच्छेद 74 के तहत जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं ये मंत्रिमंडल की सलाह से अपने भारत में काम करते हैं। ठीक है, याद रखना है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों एवं कार्यों को निर्वहन करने के लिए सहायता हेतु सलाह देती है, और भारत सरकार के सभी व्यवसाय कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन B1 का नाम क्या है। तो साथियों इसका नाम हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा, विटामिन B1 का जो नाम होगा वो बनेगा थायमिन। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर बनेगा साथियों मिल्खा सिंह। क्या बनेगा, मिल्खा सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आत्मीय समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज या आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, और यही आत्मीय सभा 1828 में क्या बन जाती है साथियों, याद रखना है यही बन जाती है आपकी ब्रह्म समाज। क्या बन जाती है, ब्रह्म समाज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हो सकता है भविष्य में पूछ ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो साथियों याद रखेंगे उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा असम। शास्त्रीय क्लासिकल डांस की बात की जाए तो दोस्तों ये असम से संबंधित है, और जब 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन चल रहे थे तब इसका प्रतिपादन श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित गुरु है। अगर बात कर लेते हैं अगर बात कर लेते हैं साथियों गुरु विपिन सिंह की, तो ये दोस्तों याद रखना है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जिससे संबंधित है आपकी दोस्तों याद रखेंगे झाबेरी बहनें। कौन सी? झाबेरी बहनें। और इन्हीं झाबेरी बहन के गुरु थे गुरु विपिन सिंह। ठीक है, याद रखेंगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा सितार वादक। जो पंडित रविशंकर हैं दोस्तों क्या है? एक सितार वादक है। सितार वादक एवं संगीतकार हैं, सुप्रसिद्ध, याद रखेंगे। और 1999 में इन्हें क्या मिला था? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार मिला था नृत्यांगना सोनल मानसिंह को। और सोनल मानसिंह कौन कौन से नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी, दो नृत्य करती हैं अपनी सोनल मानसिंह। ठीक है, याद रखेंगे। और ये सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, याद रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और आयरलैंड के संविधान में याद रखना है स्पेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है इसका जनक कौन माना जाएगा? स्पेन माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा कोशिका सिद्धांत के जो जनक हैं जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1839 में मैथियस जेकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा साथियों कोशिका का सिद्धांत विकसित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मौसिन राम, जो चेरापूंजी मेघालय में पड़ता है। और साथियों याद रखेंगे ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। गारो खासी जो जयंतिया पहाड़ियां हैं इसी के नीचे स्थित है मासिन राम, खासी पहाड़ी के। इसी कारण मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि खासी की जो पहाड़ी है वो कीपाकार आकृति की है, कुछ इस तरह से इसकी आकृति दिखाई देती है। और सर्वाधिक वर्षा इसी के नीचे सब होती है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा था। तो दोस्तों याद रखेंगे 7 पदक, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 + 2 सिल्वर और +4 ब्रॉन्ज के साथ जो भारत था वो टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों 48वें स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर? 48वें स्थान पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कोविड-19 के लिए भारत के द्वारा सबसे पहले कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे कोविड-19 में भारत ने सेल्फ ताकत बनाते हुए 2 वैक्सीन बनाई थी, जिनमें से पहली वैक्सीन थी दोस्तों कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। कोवैक्सीन याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? कोवैक्सीन। जो पहली वैक्सीन थी उसका नाम कोवैक्सीन था, जबकि दोस्तों दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेन का द्वारा विकसित की गई और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि इसका में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइरस पूनावाला का था। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जबकि विश्व में पहली कोविड-19 की वैक्सीन रूस के द्वारा स्पुतनिक वी बनाई गई थी। कौन सी? स्पुतनिक वी, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तीजनबाई किस प्रदर्शन कला से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा पंडवानी। और पंडवानी जो नृत्य होता है ये कहां पर होता है? याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। कहां पर होता है साथियों? छत्तीसगढ़ में पंडवानी नृत्य होता है और इसी से संबंधित है तीजनबाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1873 को। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो अरुंधति राय ने पुस्तक लिखी है उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, याद रखेंगे। इसको क्या मिला था दोस्तों? बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था माधवी मुदगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे जो माधवी मुदगल है वो ओडिसी से संबंधित है। किससे? ओडिसी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सरकार द्वारा किस आय, यहाँ पर याद रखना है सरकार द्वारा किस आय को निम्न आय की श्रेणी में रखा गया है। मान लीजिए आप एक सरकार यानी कि एक आप व्यक्ति हैं, यदि आपकी आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है,
3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। तो दोस्तों याद रखना है ये आपकी कैसी है, निम्न आय की श्रेणी है। कैसी है, निम्न आय की श्रेणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा मैत्रक वंश। क्या बनेगा, मैत्रक वंश। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके बताएंगे। और मैत्रक वंश की जो राजधानी थी वो बल्लभी थी, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, क्षत्रिय नृत्य किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? देखिए सेकंड शिफ्ट में पूछा जाता है क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जबकि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि क्षत्रिय नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। तो दोस्तों याद रखेंगे साल 2000 में। साल 2000 में जो अपनी नेशनल डांस अकेडमी है इसके द्वारा क्षत्रिय नृत्य को क्या मिला था, क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, धन विधेयक किस अनुच्छेद में स्थित है? अगर बात कर लेते हैं धन विधेयक के बारे में तो साथियों अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में हमारा धन विधेयक आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार कबड्डी में किसे दिया गया? ऐसा क्वेश्चन आया था कि 2021 में कबड्डी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा संदीप नरवाल। संदीप नरवाल जो कि कबड्डी के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। 4 वर्ष लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को यह दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सिखों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? अगर बात कर लेते हैं सिख कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी की जो जनसंख्या थी वो दोस्तों 2.8 करोड़, लगभग 2.8 करोड़, यानी कि 1.7%। परसेंट में पूछा था तो याद रखेंगे 1.7%। लगभग में आपकी क्या थी, इसको याद रखना है, सिखों की जो जनसंख्या थी वो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे 2011 में अपना केंद्र शासित प्रदेश था अलग से दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली की जो लिटरेसी रेट थी वो आपकी लगभग 77% थी और सभी यूटियों में सबसे कम थी। सबसे कम थी सबसे सभी यूटियों में। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा, क्या पूछ ले, याद रखना है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो यूटी में पूछे सबसे ज्यादा तो बताना है साथियों सबसे ज्यादा जो यूटी है इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? याद रखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की सर्वाधिक लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, याद रखना है। और सबसे कम कहाँ की है तो बताना है दादर नगर हवेली 2011 के अनुसार। जबकि 2021 के अनुसार पूछे तो बताना है साथियों जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, लोसर त्योहार किस राज्य से संबंधित है? लोसर त्योहार की बात कर ली जाए तो दोस्तों ये लद्दाख से संबंधित है। कहां से? लद्दाख से। जबकि आपसे अगर पूछ ले लोसांग के बारे में, किसके बारे में पूछे दोस्तों? लोसांग के बारे में, तो बताना है कि साथियों ये सिक्किम से संबंधित है। कहां से? सिक्किम से। लोसांग सिक्किम से, जबकि लोसर लद्दाख से। इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक रेट क्या होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे बैंक रेट यानी कि बीआर के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों जो बीआर होती है, ब्याज दर, वह ब्याज दर होती है जिस पर देश की केंद्रीय बैंक यानी कि जो आरबीआई है, जो आरबीआई है वो घरेलू बैंक यानी कि जो निचली बैंकें होंगी उनको कर्ज देगी और उस कर्ज की जो रेट होगी वो बहुत कम होती है और इसकी अवधि याद रखेंगे बहुत कम अवधि के लिए ऋणों के रूप में उधार दी जाती है। ठीक है, यानी कि कम समय के लिए जो आरबीआई पैसा देती है बैंकों को उसे बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और एक निश्चित दर होती है, वही दर आपकी बैंक रेट कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों यदि ये सेशन आपको पसंद आया है तो एक बार से क्या करना है, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस तरह की निरंतर अपडेट के लिए। क्योंकि जो आपका सीपीओ एसआई का एग्जाम है ये 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो याद रखेंगे इसके निरंतर प्रयास के लिए हम आपके लिए बराबर एनालिसिस लाते रहेंगे। तो अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को लाइक जरूर कर लें। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन कर लें ताकि जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते रहिए साथियों जीएस अब बाय डीएस सर, देखते रहिए जीएस अब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।